हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का गुरुकुल स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग कला के तत्व संबंधित टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने कला क्या है, कला की उत्पत्ति कैसे हुई है, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है, प्रमाणित प्रयोग कहाँ हुआ है, रूप और रेखा, ये दो तत्व भी कंप्लीट कर लिए हैं आप तक। अब आगे तीसरा हम लोगों का तत्व है वर्ण, कलर। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ण, वर्ण को कलर कहते हैं। कलर है क्या? मानव जीवन में वर्ण का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक वस्तु कोई ना कोई रंग लिए हुए है। वस्तुओं के धरातल में रंग होने के कारण ही वह हमें दिखाई देती है। धरातल पर प्रकाश की मात्रा कम और अधिक होने से एक ही रंग की वस्तु में अलग अलग दिखाई देती है। एक ही वस्तु बंद कमरे में अलग, धूप में अलग रंग की दिखाई देती है। वर्णबोध क्या है? किरणों के द्वारा ही हम वस्तु के रंग को देखते हैं। जो प्रकाश पुंज वस्तु पर पड़ता है, उसमें से कुछ वस्तु प्रकाश को वापस कर देती है, कुछ अपने में समाहित कर लेती है। जो प्रकाश वस्तु को वापस करती है, उसी से उसका वर्ण तथा अन्य गुण उसी में होता है और वह दर्शक के अक्षपटल पर पड़ते हैं। अक्षपटल के पार्श्व में रोड्स व कोन्स ग्रंथियां होती हैं, जिसके द्वारा हम वस्तु से परावर्तित तरंगों द्वारा वस्तु का वर्ण अनुभव करते हैं। काले और सफ़ेद रंग की अनुभूति रोड्स के द्वारा तथा रंगतों में पीला, लाल, नीला आदि की अनुभूति कोन्स के द्वारा मस्तिष्क को होती है। तो दोस्तों, वर्ण की तो ये तो बुक की लैंग्वेज हो गई, जो कि हर बुक में लिखा हुआ है। साधारण से शब्दों में हम लोग समझते हैं वर्ण है क्या। दोस्तों, समझते हैं हम लोग इससे कि अगर कोई वस्तु एक अंधेरे कमरे में रखी हुई है और उस वस्तु को हमको उस अंधेरे कमरे से लेकर आना है, तो हम अगर कमरे में प्रवेश करते हैं, वो वस्तु चाहे नीली, काली, हरी, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, जिस कलर की हो, इवन जो हाइलाइटर वाला कलर आता है जिसको पीत हरा बोला जाता है, उसका लाइट शेड होता है हाइलाइटर, वो भी अगर रखा होगा तो वो वस्तु हमको बंद मतलब अंधेरे कमरे में नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उस कमरे में प्रकाश नहीं है। जो भी धरातल पे हमको वस्तु दिखाई देता है, उसमें सभी में प्रकाश की वजह से ही रंग विद्यमान है। तो इसको हम लोग समझते हैं कैसे है ये जैसे दोस्तों वस्तु रखी हुई है। ये मान लीजिए एक वस्तु रखी हुई है, ये सूर्य है, यहाँ से रोशनी जो है ये वस्तु पे पड़ रही है। तो ये जो वस्तु क्या कर रही है, कुछ रोशनी को तो अपने में समाहित कर रही है, कुछ इस वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर ये जो है हमारी अक्षपटल पर पड़ रही है। तो जब ये अक्षपटल पर पड़ती है तो इस वस्तु का जो है हमको रंग दिखाई देता है। ये तो अक्षपटल पर पड़ने पे वस्तु का रंग दिखाई देता है, लेकिन अक्षपटल के पार्श्व भाग पे दो ग्रंथियां हैं। वो कौन कौन सी ग्रंथि है? रोड्स और कोन्स। रोड्स और कोन्स, जिसमें कि रोड्स पे जो है हमको सफेद और काला रंग दिखाई देता है, कोन्स पे जो है हमको लाल, पीला और नीला दिखाई देता है। तो इस चीज को आप लोग उम्मीद करती हूँ कि समझ गए होंगे। तो ये तो हो गया वर्ण को। हाँ, तो दोस्तों, जैसे अब अगर कोई वस्तु अंधेरे में रखी हुई है तो हमको डार्क रंग की दिखाई देगी, उसके रंग में हल्का कालापन हल्का क्या, गाढ़ा कालापन दिखाई देगा। लेकिन वही वस्तु धूप में रखी होगी तो वो हमको लाइट कलर की दिखाई देगी। लेकिन वही बारिश के मौसम में रखी होगी बाहर तो वो हमको हल्का कालेपन में दिखाई देगी। तो दोस्तों, ये प्रकाश के धरातल पर अलग अलग प्रकाश होने के कारण ये जो है हमें वस्तुओं का आभास होता है, कभी डार्क, कभी लाइट, कभी हल्का लाइट। तो ये चीज़ तो हो गया रंगों के बारे में। अब चलिए वर्ण के गुण के बारे में समझते हैं। वर्ण के गुण 3 होते हैं प्रमुख: रंगत, मान, सघनता। रंगत को ह्यू बोलते हैं। यह रंग की प्रकृति होती है, जैसे पीलापन, लालपन, नीलापन। यह वर्ण का वह गुण माना जाता है जिसकी सहायता से नीले, पीले, लाल के मध्यांतर को दर्शक जान पाता है। जैसे दोस्तों, अगर एक फैमिली में 2-4 बच्चे हैं,
अगर उस फैमिली में बच्चों का नामकरण ना किया जाए तो क्या उन बच्चों को हम कैसे समझ पाएंगे ये कौन सा बच्चा है, यानी किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों को जानने के लिए और उनकी पहचान करने के लिए उनको नाम दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार रंगों के बीच अंतर दर्शाने के लिए ये जो है रंगत होता है, जैसे पीलापन, लालपन, ये दो रंगों के बीच अंतर दर्शाने के लिए होता है। जैसे नीले पीले लाल के बीच हम लोग अंतर दर्शा सकें। मान क्या है? रंगत के हल्केपन और गहरेपन का द्योतक है, जैसे गहरा लाल, हल्का पीला, हल्का लाल। तो ये जो मान है गहरा और हल्कापन, जैसे अगर कोई दोस्त, अगर हम लोगों को कोई चित्र बनाना है, उसमें गहरा रंग दिखाना है तो रंग में काला रंग मिला देंगे तो वो गहरा हो जाएगा, और सफ़ेद मिला देंगे तो वो हल्का हो जाएगा। लेकिन काला रंग मिलाने से रंग का मान घटता है, सफ़ेद रंग मिलाने से रंग का मान बढ़ता है। आप इसको ऐसे याद रखिए, जो राजनेता लोग होते हैं वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो अपनी छवि साफ सुथरी और स्वच्छ दिखाना चाहते हैं। तो वो अपने मान प्रतिष्ठा को उच्च रखने के लिए सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करते हैं। और काला रंग, जैसे किसी का मान घटाना है तो उसके चेहरे पे अगर कालिक पोत दी जाए तो उसका मान सम्मान सब घट जाता है। तो ये बस याद करने के लिए एक ट्रिक बता रही थी मैं। वर्ण के भेद, सघनता देखते हैं। सघनता जो है इसको क्रोमा कहा जाता है। यह रंग की शुद्धता का परिचायक होता है। रंग में भूरापन अथवा धूमिलता मिलती है, यह सघनता के द्वारा जाना जाता है। जितना तीव्र व प्रखर रंग होगा उसमें उतनी ही सघनता अथवा शुद्धता होती है। किसी भी वर्ण में तटस्थ अथवा उदासीन धूमिल रंग मिला देने से उसकी सघनता कम हो जाती है। दोस्तों, जो सघनता होती है, जो जितना तीव्र, इसका एक ग्राफ बनता है जिसमें कि कलर के मान दिए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग रंगों की सघनता और शुद्धता नापी जाती है। यहाँ पे सघनता जो जिसकी ज़्यादा होगी वो उतना ही शुद्ध होगा। तो दोस्तों, जो ट्यूब से डायरेक्ट कलर निकलता है वो सबसे शुद्ध होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और अगर इसका मान कम और ज़्यादा करना है तो वही हल्का भूरा या धूमिल रंग मिला दिया जाए तो उसकी सघनता कम हो जाती है। वर्ण के भेद, वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक को प्राइमरी रंग या मुख्य रंग कहा जाता है। मुख्य वर्ण वह है जो किसी के मिश्रण से प्राप्त नहीं किए जा सकते, जैसे लाल, नीला और पीला। यह पूर्णतः शुद्ध होता है, इनका अपना अस्तित्व होता है, इनको ही प्रकाश की रंगतें भी कहा जाता है। तो अब बात आती है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में रंग को मुख्यतः 5 रंग माना गया है। रंगों के कौन कौन से? लाल, सफ़ेद, पीला, काला तथा हरा। दोस्तों, रंगों से हर एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन पुटअप ज़रूर होते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। तो मनोवैज्ञानिकों ने रंग को मुख्यतः 4 रंगों को माना है, लाल, हरा, पीला तथा नीला। तो लाल, हरा, पीला और नीला से ही ओस्टवाल्ड ने अपने 4 वर्ण चक्र का, एक चक्र का जिसमें 4 रंगों को समाहित किया है, और इन्हीं 4 रंगों से आदर्श वर्ण चक्र का निर्माण किया है ओस्टवाल्ड ने। ओस्टवाल्ड के वर्ण चक्र को याद रखिए क्योंकि उससे आप लोगों के एक वर्ण चक्र से 3-4 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये 2 भाग हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया और ये 8 हो गया। तो दोस्तों, ये ओस्टवाल्ड के अगर आप लोग वर्ण चक्र याद रखेंगे तो इससे आपके 3-4 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ रखते हैं रेड कलर को, ठीक, उसके बाद रखते हैं नारंगी को यानी ऑरेंज को, फिर रखते हैं पीला को यानी येलो को, फिर रखते हैं हम लोग पीत हरा को यानी येलो और ग्रीन को, फिर यहाँ हम लोग रखते हैं हरा को यानी ग्रीन को, फिर हम लोग यहाँ रखते हैं ग्रीन हो गया, फिर यहाँ रखते हैं हम लोग ब्लू और ग्रीन को यानी ब्लू ग्रीन, जिसको पिकॉक ग्रीन बोला जाता है, वो कलर है ये। फिर यहाँ पे रखते हैं ब्लू को, BL लिख रही हूँ ब्लू क्योंकि यहाँ पे ब्रिंजल कलर भी है, ये ब्रिंजल कलर। तो दोस्तों, इससे 4 मनोवैज्ञानिक रंगों के मेल से ओस्टवाल्ड ने 8
वर्ण चक्र, जो कि आदर्श वर्ण चक्र कहा जाता है, बनाया है। इसी का आगे यूज फिर होगा, ये आप लोग याद रखेंगे तो इससे आपके 3-4 क्वेश्चन कलर से तो पक्का है कि एकदम तैयार हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं? द्वितीयक रंग किन्हीं 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो दूसरा रंग मिलता है वो द्वितीयक रंग कहलाता है। जैसे नारंगी, हरा, बैंगनी। लाल पीला मिलाएंगे तो नारंगी बनेगा, पीला और नीला मिलाएंगे तो हरा बनेगा, और लाल और नीला मिलाएंगे तो बैंगनी कलर बनेगा। इसी प्रकार यदि किन्हीं 2 द्वितीयक रंगों को हम मिलाएंगे तो वो जो है कौन सा भाव देगा? वो तृतीयक रंग बन जाएगा। तो ये चीज़ें ऐसे एक मतलब 2-2 रंग मिलाकर तीसरा रंग बनता जाता है। ये आप लोग चाहें तो बना सकते हैं, और इसके नाम भी कुछ तृतीयक रंग भी पूछा जाता है मोस्टली। अगर आप लोग, मैं बता देती हूँ तृतीयक रंग कौन कौन से हैं। तृतीयक रंग जो हैं, हरा और बैंगनी मिलाने से, पहले देखते हैं, नारंगी और हरा मिलाने से बनता है सिरटन, और हरा और बैंगनी मिलाने से बनता है रसेट, और बैंगनी और नारंगी मिलाने से आल्विन। ये तृतीयक रंग मैंने आप लोगों को बताया। और समीपवर्ती वर्ण क्या होते हैं? उन रंगों को कहते हैं जिनमें एक श्रेणी या जाति के रंग विद्यमान हो। जैसे पीला, नारंगी, पीत, हरा, सभी में पीला रंग उपस्थित है। यहाँ पे देखिए ओस्टवाल के वर्ण चक्र, आदर्श वर्ण चक्र को अगर आप लोग याद करे रहेंगे तो ये समीपवर्ती वर्ण हो गया, पूरक हो गया या विरोधी हो गया। ये आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको मैं फिर से बताती हूँ। ये हो गया सर्कल, ठीक, 2, 4, 6, 8। तो इसमें कौन कौन सा कलर था याद है? चलिए मेरे साथ बोलते जाइए, फिल करते जाइए तो याद हो जाएगा। यहाँ पे रेड हो गया, फिर रेड के बाद ऑरेंज हो गया, ऑरेंज के बाद येलो हो गया, येलो के बाद हो गया पीत हरा को बोलते हैं येलो ग्रीन हो गया, फिर हो गया ग्रीन, फिर इसके बाद हो गया ब्लू और ग्रीन, इसको ब्लू और ये ग्रीन है, और फिर हो गया ब्लू कलर, इसको BL लिख देते हैं क्योंकि आगे फिर हमको ब्रिंजल कलर लिखना होगा। ये ब्रिंजल हो गया। तो हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे? समीपवर्ती वर्ण, जो आसपास के वर्ण चक्र के जो आसपास के रंग होते हैं वो समीपवर्ती। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल में दिया है पीला, नारंगी और पीत हरा। तो ये है येलो, ये है येलो ग्रीन यानी पीत हरा, ये है ऑरेंज, ठीक। तो जो येलो कलर है वो पीत हरा में भी है और ऑरेंज में भी है, और येलो खुद येलो अपना अस्तित्व रखता ही है। तो ये जो वर्ण चक्र के तीनों रंग कहलाएंगे रंग, ये समीपवर्ती रंग कहलाएंगे। इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर नीचे दे रहा है कि पूरक या विरोधी रंग। तो विरोधी रंग और पूरक रंग जो होते हैं, ओस्टवाल के आदर्श चक्र के जो आमने सामने के रंग होते हैं वो पूरक या विरोधी रंग कहलाते हैं। जैसे देखिए आप लोग, रेड का विरोधी हरा होता है, और ऑरेंज का होता है ये ब्लू और ग्रीन, जिसको पिकॉक ब्लू कहा जाता है, और ब्रिंजल का होता है येलो और ग्रीन यानी पिताव हरा, और ब्लू का होता है येलो। ये हो गया विरोधी रंग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वर्ण चक्र समझ में आया होगा, और इससे जो क्वेश्चन बनेंगे आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस वर्ण चक्र को 1, 2 बार 3 बार देख लीजिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एकांकी वर्ण वो होते हैं जो एकांकी वर्ण को मोनोक्रोम कहा जाता है अंग्रेजी में। यह केवल एक ही रंगत के विभिन्न मान तथा सघनता वाली रंगतों का तालमेल एकांकी वर्ण है। इसके वर्ण के अंतर्गत आता है क्योंकि ये एक ही वर्ण से बने होते हैं, जैसे नीला, हल्का नीला और गहरा नीला। तो अगर हम नीले रंग की ही आकृति बनाते हैं तो उसमें हमको जहाँ पे छाया दिखाना होगा वहाँ गाढ़ा नीला दिखाएंगे, फिर जहाँ पे हमको मीडियम दिखाना है वहाँ पे नीला दिखाएंगे, जहाँ पे लाइट दिखाना है वहाँ पे हम लोग हल्का नीला प्रयोग करेंगे। ये जो है ब्लैक रंग के मिक्सिंग से डार्क लाइट का
प्रदर्शन किया जाता है यहाँ पे। वर्ण प्रभाव, रंगों के मानसिक प्रभाव होते हैं जिनका हमारी भावनाओं से संबंध होता है और वर्ण उनको उद्वेलित करने की शक्ति रखते हैं। इस प्रकार रंग में एनर्जी होती है कि वह एक अनंत गतिशीलता प्रदान कर सकती है। अतः किसी भी चित्र में रंग भरते समय वर्ण के इन प्रतीकात्मक मूल्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। वर्ण के इन्हीं प्रभावों के कारण इन्हें उष्ण और शीतल रंगों के बीच बांटा जाता है। तो उष्ण और शीतल, सीधी सी भाषा में आप लोग समझिए, जिन रंगों की गति बहुत ज़्यादा अधिक होती है, जो सूर्य के निकट होते हैं, या सूर्य कह लीजिए, सूर्य को तो हम लोग अगर नहीं भी देख के अंदाज़ा, ग्राफ अगर नहीं देखे हैं तो अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, लेकिन आग वाला जो लौ जलती है उसके रंग को ध्यान रखिए। वो रंग के जो स्टार्टिंग में होते हैं, पहले येलो होता है, पहले रेड होता है, फिर येलो ऐसे होता है। वो जो उष्ण रंगों की खासियत ये होती है कि वो आँखों को बहुत ज़्यादा देर तक, आँखें उनको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं देख सकती, उनको देखने में आँखों को कठिनाई होती है। वो उष्ण रंग की श्रेणी में आते हैं। पीला, नारंगी, लाल की सघनता सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, फिर नारंगी, फिर नीला। लाल रंग जो ऐसे समझने की ज़रूरत है, जैसे अगर हम किसी मतलब रास्ते में कहीं जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट देख लें, तो किसी का तो ये होता है कि तुरंत वो बेहोश हो जाएगा, कोई वॉमिटिंग करने लगता है, किसी का मन एकदम चकराने लगता है, बुद्धि जो बोलते हैं वो, ऐसा मतलब किसी के साथ तो बहुत बुरी स्थिति होती है। क्योंकि रेड कलर में वाइब्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग उसको बहुत ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक और एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, यातायात साधन में रेड कलर खतरे के लिए भी यूज़ किया जाता है, स्टॉप के लिए भी किया जाता है, क्योंकि वो आँखों को बहुत जल्दी चुभने लगता है। और वैसे ही नारंगी रंग है, अगर मार्केट में या कहीं भी निकलिए, नारंगी रंग का ड्रेस पहन के कोई दिख जाए तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ जिस स्थान पे हम लोगों ने उसको देखा सिर्फ वही दिखाई दे रहा है। ठीक वैसे ही येलो कलर, लेकिन इसका सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा। लाल का जो है वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और फिर उसके बाद नारंगी, फिर पीला। शीतल रंग ठीक इसके विपरीत, जिनको आंखें देख के बहुत ठंडक का एहसास करती हैं, वो शीतल रंग कहलाता है। जैसे जिन वर्णों का संबंध प्रकृति की हरियाली, जल और आकाश आदि से हो, उनका प्रभाव भी शीतलता प्रदान करता हो, उनसे नेत्र देर तक आनंद प्राप्त कर सकते हैं, वे शीतल रंग की श्रेणी में आते हैं। हरा और नीला, हरा जो है वो ज़्यादा निकट है, क्योंकि एक सीधा सा उदाहरण देती हूँ। ऑपरेशन थिएटर में आप लोगों ने देखा होगा, पर्दे जो लगते हैं वो ग्रीन कलर के, और या तो फिर हम अगर प्रकृति की तरफ देखते हैं, जैसे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हों, तो उसको देख के हमारी आंखों को बहुत ठंडक पहुंचती है, तो वो चीज़ें जो है वो शीतल रंग में आते हैं। नीले रंग को भी देख के ठंडक, लेकिन हरे रंग को देख के ज़्यादा ठंडक मिलती है। रंगों के प्रभाव देखते हैं। लाल रंग उत्तेजना, प्रसन्नता, उल्लास, राजप्रेम, युद्ध, क्रोध, घृणा आदि का द्योतक है। संक्षेप में कहा जाए तो तीव्र भावनाओं का स्पष्टीकरण इस रंग के माध्यम से संभव हो सकता है। यही कारण है कि गर्म रंगों की श्रेणी में इसे रखा जाता है। पीला रंग प्रसन्नता, गर्व, प्रफुल्लता, प्रखरता, ताप रहित, उष्मा, बुद्धिमत्ता, प्रकाश, समीपता आदि, यह भी गर्म प्रभाव वाला रंग है। नीला रंग शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, निराशा, दुख, मानसिक अवसाद, स्थिरता तथा दृढ़ता आदि का द्योतक है। यह शीतल प्रकृति का रंग है। हरा रंग शिथिलता, विश्राम, सुरक्षा, बसंत, प्रजनन तथा विकास, यहाँ प्रफुल्लता होगा, एवं प्रचुरता आदि, यह भी शीतल रंगों की श्रेणी में आता है। नारंगी रंग ज्ञान, वीरता, प्रेरणा, लपट आदि का द्योतक है। बैगनी रंग राजसी यहाँ पे होगा, वही राजसी, सम्मान, रहस्य एवं मृत्यु का द्योतक है। बैगनी रंग श्वेत रंग शांति, एकता, स्वच्छता, उज्ज्वलता आदि का। श्याम रंग अवसाद, अंधेरा, भय तथा बुराई आदि का द्योतक है। दोस्तों एक चीज़ आप लोग यहाँ पे ये बताइए हमको कि शुद्ध प्रेम का कौन सा रंग प्रतीक होगा। मुझे पता है कि आप लोग लाल रंग ही करेंगे, लेकिन लाल रंग नहीं, नारंगी रंग। आप लोग इससे समझने की कोशिश करिए। ज्ञान में भी नारंगी रंग का प्रयोग किया जाता है और आध्यात्म में भी नारंगी रंग का प्रयोग किया जाता है। तो शुद्ध प्रेम भक्त और भगवान के बीच का होता है, इसलिए नारंगी रंग इसका द्योतक होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहीं पे रंगों की दुनिया समाप्त होती है। अब चलते हैं तान की तरफ। तो तान जो है इसको टोन कहा जाता है।
रंगत के हल्केपन व गहरेपन को तान कहते हैं। यह रंगत में सफ़ेद और काले के परिणाम का द्योतक है। किसी भी वर्ण में सफ़ेद व काले की मात्रा में अंतर से उसके अनेक तान प्राप्त कर सकते हैं। तान किसी भी चित्र में प्रयुक्त वर्ण आयोजन का ज्ञान है। किसी भी एक वर्ण की सतह पर प्रकाश के एक समान भाव को दिखाने के लिए वर्ण के विभिन्न तान का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, तान जो होता है वो खिंचाव को भी अगर हम कह सकते हैं। अगर जैसे म्यूजिक फ्लो देखते हैं आप लोग, ऊपर नीचे होता है, ठीक वैसे ही तान है। जहाँ पे हमको छाया दिखाना है वहाँ पे गहरा रंग, फिर उससे थोड़ा सा हल्का, फिर हल्का हल्का करते करते बिल्कुल लाइट, फिर लाइट से थोड़ा थोड़ा डार्क करते करते बिल्कुल डार्क। तो ये जो होता है ये तान होता है, खिंचाव। ड्राइंग में तान होना बहुत ज़रूरी है। तान के मुख्य को 3 भागों में बांटा गया है: छाया, मध्यम, प्रकाश। तो दोस्तों, छाया, मध्यम, प्रकाश देखते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं इसमें बना पाऊंगी, लेकिन देखिए जैसे इसमें हमको इन तीनों का प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे। अब ये लाइनिंग के इधर जब पेंसिल स्टार्ट करेंगे या कलर, तो डार्क होगा, फिर धीरे धीरे लाइट करते 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 ये बिल्कुल लाइट हो गया, ठीक। फिर ये डार्क करते 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 ये बिल्कुल डार्क हो गया। तो ये जो होता है ये तान होता है, क्योंकि यहाँ देखिए डार्क से हमने स्टार्ट किया, फिर लाइट करते करते बिल्कुल एक ऐसा समय मिडिल में आया कि हमने बिल्कुल लाइट कर दिया, फिर डार्क करते करते एक समय ऐसा आया कि बिल्कुल डार्क कर दिया। तो ये चीज़ जो है तान के, यह विभाजन तान को सरलता से समझने के लिए है। वास्तव में यह क्रमिक परिवर्तन है। यह परिवर्तन सफ़ेद व काले की मात्राओं के मिश्रण से उत्पन्न होता है। अगर रंगों के माध्यम से करना है तो छाया दिखाने के लिए काला रंग मिला देंगे, और नॉर्मल रखने के लिए ट्यूब से कोई भी धूमिल रंग मिला के ट्यूब के कलर में उसको मिला देंगे। फिर अगर प्रकाश दिखाना है तो हम सफ़ेद कलर मिला के इस तान के विभिन्न तान बल को प्राप्त कर सकते हैं। तान के प्रभाव, चित्र में निम्न उपायों से तान प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। विभाजन पद्धति, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। चित्र भूमि पर सफ़ेद तथा काले अंतराल का नियोजन संतुलित होना चाहिए। यदि चित्र में तीनों ही तान का प्रयोग किया गया है तब सफ़ेद के संतुलन स्थापित किया जा सकता है। काले आकारों के निकट श्वेत का प्रयोग करके प्रखरता को एक प्रवाह रूप दिया जा सकता है। दोस्तों, विभाजन, अगर चित्र में हमने तीनों माध्यम का डार्क, मीडियम, लाइट का अगर प्रयोग किया है तो चित्रों में हम अगर चित्रों में एक प्रवाह दिखाने के लिए वहाँ पे सफ़ेद रंग का प्रयोग कर सकते हैं। विलोम पद्धति, जैसे अगर कोई चित्र धरातल पर बनाया जा रहा है तो धरातल अगर लाइट कलर की है तो चित्र डार्क कलर का कर देना चाहिए। अगर चित्र लाइट कलर का है तो धरातल डार्क कलर का कर देना चाहिए। ये विलोम पद्धति होती है। इससे जो है तान का प्रभाव बढ़ जाता है। क्रम स्थापना, ये जो होता है ग्रेडेशन इसको बोला जाता है। चित्र में जो आकार स्पष्ट रूपरेखा नहीं रखते अथवा चित्र भूमि का वह अंतराल जो एकदम शून्य अथवा असहायक है, उसको जीवन धारा प्रदान करने के लिए क्रम स्थापना का सहारा लिया जाता है। यह तान की सहायता में अंतराल में परिवर्तन कर दिया जाता है। इस प्रकार आकारों के बीच संतुलन, अंतराल में सक्रियता और माधुर्य उत्पन्न हो जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पे क्रम स्थापना, अगर प्रकृति में कहीं पे हमको लाइनिंग नहीं दिखाई देती है, भगवान द्वारा बनाए गए मनुष्य में कहीं लाइनिंग रेखाएं नहीं दिखाई देती हैं, तो हम चित्र में कैसे लाइनिंग दिखा सकते हैं। तो शेडिंग के माध्यम से अगर एक ही वस्तु को विभिन्न रूपों में दिखाना है तो उसमें हम शेडिंग के माध्यम से डार्क और लाइट के सहारे से उसके क्रम को निर्धारित, आगे की वस्तु डार्क और बड़ी होगी, पीछे की वस्तु के लिए थोड़ा हल्का होगा, उससे पीछे के लिए और हल्का होगा। तो इससे हम लोग क्रम का विभाजन करते हैं। क्षेत्र और एरिया, यदि दो आकार बड़े छोटे एक ही तान के हैं तब उनके क्षेत्र का महत्व होगा, लेकिन आकार के क्षेत्र बराबर होने पर तान का महत्व बढ़ जाता है। ठीक जो ऊपर हमने बताया है उसी से जुड़ा हुआ ये है। अगर दो आकार बड़े और छोटे हैं तो एक ही तान में हम उसको शेडिंग कर सकते हैं, उसका हमको क्षेत्र समझ में आएगा, एरिया कैसा है। और अगर वही दोनों जो है क्षेत्र का महत्व, अगर आकार बराबर दोनों, जैसे एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, एक साथ दो ग्लास रख दिया, अगर उस ग्लास को बराबर तान में हमने सेट कर दिया तो वो कैसे पता चलेगा कि आगे पीछे है या साइड में है। तो वहाँ पे जो है तान के माध्यम से ही हम उस चित्र के संयोजन को ध्यान में रखते हैं।
तो यहाँ पे हम लोगों का तान भी समाप्त हुआ। अब टेक्सचर की बात आती है। टेक्सचर वस्तु के धरातल का गुण ही पोत कहलाता है। कला तत्वों में पोत का विशेष महत्व है। हर पदार्थ में अपने गुण होते हैं, यहाँ पे होगा। अब जैसे पत्थर है वह कठोर होगा, स्वाभाविक सी चीज़ है, और ठोस भी होगा, तो उसको नर्म मांस जैसा नहीं दिखाया जाना चाहिए। यह विचार हर विचार के लिए उसके अनुकूल एक पदार्थ जन्य आकार होते हैं। तो दोस्तों जो है पोत, जो टेक्सचर होता है वो अब चित्र के अनुसार होना चाहिए, ना कि चित्र में हम बना रहे हैं पहाड़ पे बैठा कोई व्यक्ति और उसमें धरातल हमने बना दिया जैसे रुई या स्पंज पे बैठा है कोई। तो ये चीज़ें जो हैं ये चित्रण के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि चित्रकार को इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों पोत का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, प्राप्त, अनुकृत और सृजित। तो प्राप्त जो होता है इसके अंतर्गत भी सभी धरातल आ जाते हैं जो कि प्रकृति तथा मानव निर्मित वस्तुओं में होते हैं। पदार्थ चित्रण में कलाकार को इसका अध्ययन स्पर्श करके भी करना चाहिए। पोत का वस्तुओं, पुष्प, पत्र तथा फल आदि को काटकर तथा सुखाकर भी अध्ययन करना चाहिए। दोस्तों इसका सीधा सा बस मतलब ये है कि प्राप्त धरातल, जैसी धरातल मिली वैसा चित्रण हो गया। जैसे कि हम लोग अगर देखें प्रागैतिहासिक काल में जो चट्टानें थीं वहाँ पे मतलब इसका सीधा सा अर्थ है जैसा धरातल हो उसी पे चित्रण करना। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल का मानव जो था चट्टानों को जैसे ही पाया वैसे ही उस पे चित्र बना दिया, तो वो था प्राप्त धरातल, टेक्सचर। और उसके बाद अनुकृत जो होता है, अनुकृत को ही कल्पित कहा जाता है। कल्पित इसमें रंगों के माध्यम से चित्र में कठोरता, नरमता और खुरदुरापन, चिकनापन का आभास दिया जाता है। ये जो है इस तरह के जो चित्रण पद्धति हमको लघु चित्रों में भी देखने को मिलते हैं। अनुकृत जब विषय के अनुरूप धरातल को तैयार करते हैं तो वो अनुकृत अनुकृत पहले बताती हूँ, फिर से देख लीजिए आप लोग। पोत का वर्गीकरण 3 रूपों में किया गया है, प्राप्त, अनुकृत और सृजित। प्राप्त धरातल वो होता है जो जैसा धरातल मिला वैसे उस पे वैसा ही चित्रण कर देना। जैसे प्रागैतिहासिक काल के चित्रकार लोगों ने, गुहावासियों ने जैसी चट्टानें पाया उसी पे चित्र को उकेर दिया, तो वो प्राप्त धरातल था। जैसा मिला उस पे वैसा चित्रण कर दिया। अनुकृत धरातल वो होगा जिसमें रंगों के माध्यम से चिकनापन, खुरदुरापन, कठोरता जैसे मतलब धरातल का आभास दिया जाता है, वो अनुकृत धरातल होता है। सृजित होता है, सृजित जो है जैसे क्रिएटेड नाम से ही लग रहा है, उपरोक्त दोनों धरातल से ये भिन्न होता है, क्योंकि इसमें जो क्या होता है जब विषय के अनुरूप धरातल को तैयार करते हैं तो वो सृजित धरातल होता है। ये चित्रकार अपने हिसाब से इस धरातल का निर्माण करता है। जैसे अजंता के भित्ति चित्रों में चित्रकार ने चित्रण करने से पहले धरातल को तैयार किया था। फ्रेस्कोशिको पद्धति या फ्रेस्कोबोनो पद्धति जो चित्रण विधि थी वो गीले और सूखे पर ही तो थी, तो गीली धरातल पहले से तैयार की गई होगी तब तो चित्रण उसमें किया गया होगा, तो ये सृजित धरातल हो गया। यहाँ पे आप लोगों का धरातल समाप्त होता है। आई होप कि धरातल भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं अंतराल। अंतराल दोस्तों आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा। चित्रकार जिस भूमि या स्थान पर अंकन करता है वही अंतराल कहलाता है। वह द्विआयामी धरातल पर जिस पर कलाकार रंग और ब्रश की सहायता से त्रिआयामी चित्रण करता है। अतः कहा जा सकता है कि चित्रकार का वह स्थान जिस पर रूप निरूपण किया जाता है वह अंतराल कहलाता है। चित्र में त्रिआयामी आयाम प्रदर्शित करने के लिए जो है कर्णवत रेखाएं खींचना आवश्यक होता है। तो दोस्तों ये तो अंतराल हो गया। तो अंतराल जो है
अंतराल धरातल के जितने हिस्से को चित्रकार चुनता है उसे अंतराल कहते हैं। अंतराल द्विआयामी होता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। उस पे रंग ब्रश के सहायता से त्रिआयामी आयाम प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों, क्या अंतराल धरती पे जितने सतह है क्या सब अंतराल में आएगी? ऐसा नहीं है। चित्रकार जो जितने भी हिस्से को चित्रकार अपने लिए धरातल के रूप में चुनता है वही अंतराल होता है। प्राचीन ग्रंथों में अंतराल को अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है। देखते हैं कौन कौन से नाम से संबोधित किया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान, समरांगण सूत्रधार में भूमि बंधन, अभिलाषितार्थ चिंतामणि में स्थान निरूपण, और चित्रकार अपने विषय को चित्रतल पर प्रभावी बनाने के लिए चित्रतल का विभाजन करता है, जिसे अंतराल विभाजन कहा जाता है। अंतराल विभाजन दो प्रकार से होता है, सक्रिय अंतराल, सहायक अंतराल। तो सक्रिय अंतराल क्या है? सक्रिय अंतराल, जिसको एक्टिव स्पेस कहा जाता है, चित्र में सबसे अधिक आकर्षित करने वाला स्थान सक्रिय अंतराल कहलाता है। इसमें चित्र की प्रधान व महत्वपूर्ण आकृतियों को संयोजित किया जाता है। दोस्तों, अगर किसी राजमहल का दृश्य बनाना है तो उसमें राजमहल में जो राजसभा का दृश्य होगा उसमें राजा को प्रधान महत्वपूर्ण आकृति के रूप में चित्रित किया जाएगा, वो सक्रिय अंतराल होगा। और सहायक अंतराल चित्र का वह शेष भाग जो पृष्ठभूमि के रूप में रहता है, इसमें अन्य सहायक आकृतियों को चित्रित किया जाता है। इसे गौड़ अंतराल भी कहा जाता है। जैसे अगर राजमहल का दृश्य अगर चित्रित करना है तो राजा का सिंहासन और राजा मुख्य आकृति में होंगे, जो महत्वपूर्ण और प्रधान होंगे, लेकिन उनकी सेविकाएं, अनुचर, मंत्री, ये लोग जो धरातल पे चित्रित किए जाएंगे वो सहायक अंतराल में होंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अंतराल विभाजन दो तरह से होता है, सम विभाजन, असम विभाजन। सम विभाजन रेखा अथवा रूपकारों के माध्यम से धरातल को दो बराबर भागों में बांटना सम विभाजन कहलाता है। रेखा रूप व धरातल सभी का विभाजन सम्मानपूर्ण विभाजन होना चाहिए। जैसे दोस्तों देखिए, ये मैंने एक धरातल लिया, धरातल पे हमको बनाना है फेस हमने पता चला ये, चलिए फेस का आधा हिस्सा हमने ऐसे बना दिया, तो ये सम्मानजनक विभाजन नहीं होगा। इसके लिए दो बराबर हिस्सों में बांटना सम विभाजन होता है, जिसमें रेखा आकृति सब दोनों बराबर बराबर हो। असम विभाजन चित्रकार अपनी इच्छा अनुसार तल का विभाजन करता है। इस प्रकार के विभाजन में चित्र को गतिशील, आकर्षण एवं तनावपूर्ण बनाया जा सकता है। आधुनिक काल में अधिकांश चित्रकार इसी विभाजन का सहारा लेते हैं। ये विभाजन काफी अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि इसमें जो ये एक धरातल है, धरातल पे ये विभाजन हमने ऐसे भी कर लिया। बाई चांस ये जैसे हमको केतली बनाना है, ठीक, ये केतली मैंने बनाया, ये ऐसे, ये इसका ऐसे घुमावदार बनाना है, तो ये जो है असम विभाजन के अंतर्गत आएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को कला के तत्व से संबंधित सारे तत्व समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए आप लोग। तब तक चलिए अब इसी के साथ विदा लेते